welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं सेवेंथ एफोरिज्म के बारे में। जैसे कि हमने सिक्स्थ एफोरिज्म पढ़ा था कि उसका पूरा हमने स्टेटमेंट जो है उसको समझने की कोशिश की थी इन द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। तो उसी तरीके से हम सेवेंथ एफोरिज्म को भी देखेंगे। सो फर्स्ट हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एज अ डिजीज from which no manifest exciting or maintaining cause, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि ऐसी कोई डिजीज, एज अ डिजीज, ठीक है, जिसमें कि नो मैनिफेस्टेटिव, जो कि मैनिफेस्ट नहीं होती है, किससे? एक्साइटिंग कॉज से और मेंटेनिंग कॉज से, ठीक है। हैज टू बी रिमूव्ड, दैट मीन्स कि ऐसी कोई डिजीज जो कि एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज से उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको हमें रिमूव करना है। तो अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कॉजा ओकेजनालिस, ठीक है। तो वो क्या है ना कि फर्स्ट ईयर में जब आप होते हो तो एज अ शॉर्ट नोट आता है कॉजा ओकेजनालिस, ठीक है। तो उसको यहाँ पर लिखा है तो हम समझ भी लेते हैं कि कॉजा ओकेजनालिस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट वर्ड देखिए कॉजा, दैट मीन्स कि कॉज ऑफ द डिजीज, राइट। तो क्या है ये कॉज ऑफ द डिजीज? ओकेजनल है, ठीक है। ओकेजनली ही ये कॉज आपको दिखता है और तभी आपको डिजीज होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एक तो एक्साइटिंग कॉज, जो कि यहाँ पर लिखा होता है इट इज नो मैनिफेस्टेड एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज, दैट मीन्स कि यहाँ पर दो कॉजेज हैं, एक्साइटिंग कॉज एक दूसरा है मेंटेनिंग कॉज, ठीक है। तो एक्साइटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को एक्साइट करना, किसी भी चीज को एकदम तुरंत ही मोशन में लाना या फिर तो उसको एक्साइट करना, ठीक है। तो एक्साइटिंग कॉज एक होता है मेंटेनिंग कॉज। मेंटेनिंग का मतलब क्या होता है कि आप एक टाइम पीरियड के अंदर उस चीज को मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि अभी लोग कहते हैं कि भाई इसने अपनी बॉडी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी है, दैट मीन्स कि इसकी बॉडी जैसे कुछ सालों पहले थी वैसी की वैसी अभी भी है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं मेंटेन करना, राइट। तो मेंटेनिंग कॉज जो होता है वो बहुत सालों तक एक डिजीज को मेंटेन करके रखता है, एक डिजीज को एक पर्सन के अंदर रखता है उस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करो तो जब हम जो एक्यूट डिजीजेज होती है हमारी, ठीक है, एक्यूट डिजीज हम किसको कहते हैं? ऑर्गेनॉन की अगर हम लैंग्वेज में कहें तो एक्यूट डिजीज हम किसको कहते हैं? जिसका कि सडन ऑनसेट हो, बहुत रैपिड उसकी प्रोग्रेस हो और लास्टली वो या तो रिकवरी के फेज में चला जाए या तो डेथ के फेज में चला जाए, ठीक है। ये डेफिनेशन है एक्यूट डिजीज की। यहाँ पर हमें क्या लिखा कि एक्साइटिंग कॉज है यहाँ पर, ठीक है। तो हम अगर सोचें कि जो एक्यूट डिजीज है उसका क्या है? सडन ऑनसेट है और रैपिड प्रोग्रेस है। दैट मीन्स कि सडन ऑनसेट किस तरीके से होगा कि अगर वहां पर किसी चीज को बहुत जल्दी से एक्साइट किया जाए, राइट, तभी वो चीज हो सकती है। तो सिंपली अब हम समझ सकते हैं कि जो एक्यूट डिजीज होती है उसका कॉज कौन सा होता है? एक्साइटिंग कॉज, राइट। और दूसरी चीज वहीं अगर हम क्रोनिक डिजीज की बात करें तो क्रोनिक डिजीज कैसी होती है? जो कि सडन ऑनसेट नहीं होता उनका, वो धीरे धीरे उनका ऑनसेट होता है और धीरे धीरे उसका स्लो प्रोग्रेस होता है और उसके बाद वो या तो दूसरी जनरेशन में जा सकती है, दैट मीन्स कि आपके बच्चों में वो डिजीज जा सकती है, या फिर तो वो क्योर हो जाएगी, ठीक है। दो चीजें उसके अंदर होती है। क्रोनिक डिजीज के अंदर हमें डेथ का फिनोमिना नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर समझो कि भाई इसके अंदर बहुत स्लो ऑनसेट है, स्लो ऑनसेट का मतलब क्या होता है कि भाई जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो तो हमारी बॉडी में है लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप को दिखा रहा है, इसीलिए वो स्लो ऑनसेट है, राइट। तो उसी को हम क्या कहते हैं कि उस चीज को कॉज करने वाला थिंग क्या होगा? मेंटेनिंग कॉज, दैट मीन्स कि वो धीरे धीरे करके मेंटेन कर रहा है उसकी बॉडी को, मतलब कि उस सपोज कि पैथोजन को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन कर रहा है और बहुत लॉन्ग पीरियड के बाद हमें पता चला कि भाई हमें तो क्रॉनिक डिजीज हो गई है, राइट। तो ये था कि एक्साइटिंग कॉज क्या होता है, मेंटेनिंग कॉज क्या होता है। तो ये जो दोनों कॉजेज है ना उन दोनों को हम कहते हैं कॉजा ओकेजनालिस, ठीक है। कि भाई ओकेजन के ऊपर हमें को कॉज मिलता है, राइट। तो अब ये कॉजा ओकेजनालिस जो है वो मेनली जो माइज्म है, ठीक है, उनकी वजह से नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, जो कॉजा ओकेजनालिस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक्साइटिंग कॉज मिलेगा और मेंटेनिंग कॉज मिलेगा, राइट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉजा ओकेजनालिस क्या है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं
कि यस, यहाँ पर हमने देखा कि भाई ऐसी डिजीज की जो भी मैनिफेस्ट नहीं कर रही है, किसको एक्साइटिंग कॉज मेंटेनिंग कॉज दोनों नहीं है उसके अंदर, तो हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, इट हैज टू बी रिमूव्ड। और उसके बाद क्या लिखा है कि वी कैन परसीव नथिंग बट द मॉर्बिड सिम्टम्स, ठीक है। तो अब हमको मेंटेनिंग कॉज नहीं मिला, हमको एक्साइटिंग कॉज नहीं मिला, तो हमको कैसे पता चला कि भाई इसको डिजीज हुई है? तो हमें क्या मिले? मॉर्बिड सिम्टम्स मिले। मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल हमको सिम्टम्स मिले, तब जाकर हमने सोचा कि हाँ भाई इस पर्सन को डिजीज है, राइट। इट मस्ट, ठीक है, इट मस्ट बी द सिम्टम अलोन by which the disease demand the of the remedy suited to relieve it, ठीक है। तो क्या है कि जो मॉर्बिड हमको सिम्टम्स मिले, तो वो सिम्टम्स कैसे होंगे? द सिम्टम्स अलोन, मतलब कि जो सिम्टम्स है वो अकेले ही, बाय विच द डिजीज डिमांड, दैट मीन्स की जो डिजीज है, ठीक है, सिम्टम हमको पता चले, डिजीज हमको पता चली कि भाई इसको ये डिजीज है, ये सिम्टम के ऊपर से हमने अंदाजा लगाया, तो वो अब सिम्टम्स डिमांड क्या कर रहे हैं कि वो हमको रेमेडी की तरफ ले जाएंगे, वो रेमेडी जो कि उसको, उस डिजीज को क्योर करेगी या फिर तो उस सिम्टम्स को रिलीव करेगी, ठीक है। रिलीव करेगी कहाँ से? बॉडी में से, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि सिम्टम्स अलोन, दैट मीन्स कि सिर्फ सिम्टम्स जो है, सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर डिमांड द रेमेडी, दैट मीन्स कि जो सिम्टम्स है वो रेमेडी को डिमांड करते हैं, सिर्फ सिम्टम्स के बेसिस के ऊपर हमें रेमेडी मिल जाएगी, राइट। ये हेनेवन सर यहाँ पर बताना चाहते हैं, राइट। इतना समझ लो। उसके बाद यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो है माइजम एंड नेसेसरी सर्कमस्टेंसेस, दैट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पर कॉज की बात करी थी कि भाई उस डिजीज का कोई भी एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज नहीं है, तो भाई हमको ये भी हमारा जो प्रैक्टिकल माइंड है वो ये भी सोचेगा कि जो ऐसी डिजीजेज होती हैं जिनके अंदर ही सिर्फ हमें सिम्टम्स मिलते हैं, तो उनका उनका कॉज क्या हो सकता है? तो उनका कॉज भी यहाँ पर हैनिमन सर ने लिखकर बताया है कि उनका कॉज हो सकता है या तो माइजम, जो कि हमारे 3 माइजम है, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, या फिर तो एसेसरी सर्कमस्टेंसेस हैं। एसेसरी सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं? जिनकी वजह से या तो हमने मेडिसिन दी है तो मेडिसिन के सिम्टम्स आएंगे, या फिर तो मेडिसिन जो हमारी पहले वाली डिजीज है उससे बिल्कुल ऑपोजिट सिम्टम्स आएंगे, उनको हम कहते हैं एसेसरी सर्कमस्टेंसेस, राइट। तो इन ऐसी जो डिजीजेस होती हैं जिनके की सिर्फ सिम्टम से हम मेडिसिन का पता लगा सकते हैं, वैसे सिम्टम्स का कॉज क्या रहेगा? माइजम या फिर तो एसेसरी सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। दोनों लाइन हमको अच्छे से समझ में आई। अब हम आगे पढ़ते हैं। एंड मोर ओवर द टोटालिटी ऑफ दीज सिम्टम्स, ठीक है। तो हमारा जो सिम्टम था वो अलोन क्या कर रहा है? हमारे सिम्टम ने अकेले ही हमको क्या बता दिया? विच डिमांड्स द रेमेडी एंड ऑल्सो TOS, दैट मीन्स की टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स, दैट मीन्स की जो सिम्टम अकेला है वो हमको दो चीजें बताता है, एक तो वो हमको रेमेडी की तरफ ले जाता है, और रेमेडी की तरफ कैसे ले जाएगा? टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स देके, राइट। अब आगे जो सारी बातें होंगी वो टोटालिटी ऑफ द सिम्टम के अकॉर्डिंग होगी। Okay, so of these were outwardly reflected picture of the internal essence of the disease। ये एक लाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये लाइन किसके लिए लिखी गई है? ये लाइन ऑफ कोर्स लिखी गई है सिम्टम के लिए। तो अगर कोई भी आपको ऑर्गेनॉन के एग्जाम के अंदर या फिर तो कोई भी आपको ये पूछे कि सिम्टम क्या होते हैं, तो सिम्टम होते हैं आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इनर मैन विच इज अ वाइटल फोर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, दैट इज ऑफ द इफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स, ठीक है। इफेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स क्या है? आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर, जिसको कि हम सिम्टम कहते हैं। और ये वाइटल फोर्स क्या है? इट मस्ट बी प्रिंसिपल एंड द सोल मीन्स, दैट मीन्स कि हमको ये भी पता है कि भाई वाइटल फोर्स क्या है। सो जो 7th एफोरिज्म है तब तक हमको वाइटल फोर्स के बारे में नहीं बताया गया था, वाइटल फोर्स के बारे में 9th एफोरिज्म के अंदर बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर ये दो चीजें उन्होंने ऐड करी है कि भाई मैं वाइटल फोर्स किसको कह रहा हूँ, जो कि प्रिंसिपल है, बिकॉज कि आपको याद होगा कि 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में हैनिमन सर ने जो वाइटल फोर्स है उसको प्रिंसिपल लिखा था, राइट। एंड द सोल मीन्स एंड वेयर बाय द डिजीज कैन मेक नोन दैट द रेमेडी इज रिक्वायर्ड। यही चीज है कि भाई सिम्टम रेमेडी को डिमांड कर रहा है। द ओनली प्रिंसिपल sorry the only thing that can determine the choice of the appropriate remedy
देन दस इन द वर्ड, मतलब कि जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो उन सारे सिम्टम्स को हमें किस तरीके से रखना है जिससे कि हमें पता चलेगा कि भाई ये रेमेडी होनी चाहिए, कि भाई वो सिम्टम हमको बताएगा कि ये रेमेडी है, राइट। तो जब हम अगर इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा मटीरिया की तरफ जाएं तो हमें पता चलेगा कि मटीरिया के अंदर जो सारे सिम्टम्स हैं वो अच्छे से क्या कह सकते हैं उसको कि ऑर्डर में लिखे हुए हैं, राइट। कोई भी आप मटीरियल मेडिका उठा लो, उसके अंदर आपको ऑर्डर में ही सारे सिम्टम्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक सिम्टम कुछ अलग माइंड का दे दिया, कुछ अलग आपको फूड का दे दिया, ठीक है। तो सारे सिम्टम ऑर्डर में है, तो अगर हमें सिम्टम के बेसिस के ऊपर रेमेडी को जानना होगा तो हमें सिम्टम को भी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा कि ये पर्टिकुलर सिम्टम अगर है तो हमें कौन सी रेमेडी देनी है, राइट। सो उन सारी चीजों को इन द वर्ड हम क्या कहते हैं, इन द लाइक एक छोटे से वर्ड के अंदर अगर हमें इन सारी प्रोसेस को लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे उसको, टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। द टोटालिटी ऑफ द सिम्टम मस्ट बी द प्रिंसिपल। अब यहाँ पर बताया गया है कि टोटालिटी ऑफ द सिम्टम कैसा होना चाहिए, तो टोटालिटी ऑफ द सिम्टम कैसा होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, वो भी एक ऑर्डर में होता है, indeed होता है, and the only thing, remember here, the only thing that the physician has to make note of in every case of the disease, ठीक है, जिसमें कि हर एक डिजीज के अंदर, हर एक केस के अंदर फिजिशियन को टोटालिटी ऑफ द सिम्टम बनानी है और उसके ही बेसिस के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, एंड to remove by means of his art, that means कि हमने totality of the symptom बना लिया, उसके बाद उस totality of the symptom को, उन symptoms को हमें remove करना है, किससे, by means of his art, that means कि हमारे knowledge से, right, by means of his art, in order that the डिजीज शेल बी क्योर एंड ट्रांसफर इनटू हेल्थ, किसके लिए, बाय इन ऑर्डर, किसके लिए, कि हम डिजीज को क्योर कर सके और जो हमारा हेल्थ का जो पूरा फिनोमेना था उसको हम ट्रांसफर कर सके, कहाँ से, डिजीज से, जो कि हमारा फर्स्ट एफोरिज्म अगेन है, ठीक है। तो फर्स्ट एफोरिज्म को याद रखना यहाँ पर कि भाई हमें किस तरीके से डिजीज को क्योर करना है, एज इट इज टर्म, दैट मीन्स कि डिजीज क्योर एंड हेल्थ, राइट। तो ये था हमारा एफोरिज्म नंबर 7। आई होप कि आपको हर एक लाइन अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ पर दो चीजें हमें बताई गई है, एक तो कोजा ओकेजनालिस, दूसरा हमें बताया गया है टोटालिटी ऑफ द सिम्टम्स, ठीक है। और हमें ये भी यहाँ से पता चलता है कि भाई सिर्फ सिम्टम के बेसिस के ऊपर हमें मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना है, हमें डिजीज को डायग्नोस करने की, डिजीज को नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इतना आप अपने फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि भाई एफोरिज्म नंबर 7 हमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. And if you like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on the specific topic, then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box, and thank you so much for watching.